अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है अमन। आप सभी का वेलकम करता हूं एक स्पेशल रीडिंग सेशन में फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का। ये जो सेशन है स्पेशल है, एक तो बिगिनर्स के लिए और दूसरा इंटरमीडिएट रीडर्स के लिए। ऐसे रीडर्स जो मुझसे बार बार कंप्लेन करते हैं कि सर हिंदू का लेवल बहुत ज़्यादा है, कैसे उस लेवल पे अपने आप को लेकर के आएँ कि हिंदू हमें समझ में आए, पढ़ने में आए। देखिए, आप ही की तरह सबका लेवल ऐसा ही रहा है किसी वक्त पे। मैं भी आप ही की तरह स्ट्रगल करता आया हूँ, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, लेकिन कुछ अप्रोचेज़ मेरी लाइफ में बहुत काम आई मुझे। आज मैं जिस लेवल पे खड़ा हूँ इंग्लिश के अंदर, उन अप्रोचेज़ का बहुत बड़ा योगदान है। अब उन्हीं में से एक अप्रोच थी फ्रंट पेज को सही से पढ़ना। अब कैसे पढ़ना है ये मैं आपको करवा देता हूँ, लेकिन अपने आप से वादा ये करना, रोज़ घर पे 10 से 15 मिनट इस एक्सरसाइज को आप दोगे। ये गेम चेंजिंग एक्सरसाइज होगी आपकी अगर आपने इसको नियम से 15 मिनट रोज़ दिए। इस सेशन का आपको इंस्टेंट बेनिफिट मिलेगा, पूरा आराम से देखना और जो सीखो लास्ट में इस क्विज़ पे अप्लाई करना। आपको पता लगे आधा घंटा जो आपने इन्वेस्ट किया उसमें कितना इंप्रूवमेंट अपने अंदर आपने पाया। वीडियो के लास्ट में क्विज़ का सोल्यूशन करवाऊँगा। आओ इंग्लिश को आसान तरीके से सीखते हैं। देखो, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस आपके सामने खुला हुआ है। पहले इस न्यूज़ को कवर करेंगे, बाद में इन छोटी वाली न्यूज़ को, साइड वाली को कवर करेंगे। आराम से पढ़ना, धीमे धीमे, लोड नहीं लेना है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। देखो, न्यूज़ ये है कि जियो गूगल्स मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन टू डेब्यू इन सितंबर। कह रहे जियो और गूगल का मिला जुला सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल हर वो चीज़ है जिसको आप अफोर्ड कर पाओ, जिसका खर्चा आप सहन कर पाओ। अफोर्ड करने का मतलब होता है किसी चीज़ का खर्चा जो है सह लेना। तो कह रहा है इनका सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल, सबसे सस्ता या खर्चा जिसका सह सकें, ऐसा जो स्मार्टफोन है वो डेब्यू करने वाला है सितंबर में। डेब्यू का मतलब होता है लॉन्च करना। जैसे कोई नया एक्टर है, उसकी पहली मूवी है तो उसकी डेब्यू मूवी हो गई जिसमें उसको लॉन्च किया गया एक्टर को, है ना। तो ये सितंबर के अंदर इस स्मार्टफोन का भी डेब्यू होने वाला है। अब इस सेंटेंस में ध्यान से देखने वाली चीज़ देखो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब गायब है। अक्सर आपको जितनी भी हेडिंग्स मिलेंगी उसमें हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होंगी। अगर इस सेंटेंस को सही तरीके से लिखना हो तो ऐसे लिखा जाएगा, जियो गूगल्स मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन इज़, स्मार्टफोन सिंगुलर है ना, तो स्मार्टफोन इज़ टू डेब्यू इन सितंबर। तो इस को हम खा गए हैं हेडलाइन होने की वजह से। दूसरी चीज़ देखो, ये मोस्ट अफोर्डेबल एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव की 3 डिग्रियाँ होती है ना, पहली पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव और तीसरी सुपरलेटिव। तो ये सुपरलेटिव डिग्री वाला मोस्ट हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, लेकिन मोस्ट के पहले द को हमने निकाल दिया है। क्यों निकाला है? बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। यहाँ पे एक पजेसिव रखा हुआ है। अगर कोई भी पजेसिव आपको मिल जाए, जैसे लिख जाए माई, आवर, हर, देयर, है ना, गूगल्स, मनीष का है तो मनीषेस, इस तरह से कोई भी आपको पजेसिव मिल जाए किसी भी फॉर्म में, नाउन या प्रोनाउन का, उसके बाद में कभी भी द को नहीं लगाया जाता। इस वजह से इस द को हमने यहाँ से ओमिट किया हुआ है, यहाँ पे द को नहीं लगाया। चलो अब आर्टिकल को पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में चल के, और जूम इन कर लेता हूँ मैं, जस्ट ए मिनट। कह रहे 2G मुक्त एंड 5G युक्त। देखिए, मुक्त तो आप जानते ही हैं, फ्री। आपने सुना होगा पोलियो मुक्त भारत, है ना, जिसमें पोलियो ना हो। तो 2G मुक्त भारत का मतलब है जिसमें 2G ना हो, किसी के स्मार्टफोन में 2G कनेक्शन जो है ना हो। और 5G युक्त का मतलब है जिसमें 5G लेस हो, हर स्मार्टफोन के अंदर 5G की सर्विसेज जो है अवेलेबल हो। कह रहा है ऐसी 2 चीज़ें हमें चाहिए, 2G मुक्त और 5G युक्त। अब ये है क्या? अब देखो, ये तो हिंदी के वर्ड से इसने डाल दिए इसमें, एक्चुअल में सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है आर्टिकल। कह रहा है दीज आर द 2 गोल्स रिलायंस इंडस्ट्रीज और RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी आउटलाइंड फॉर द ग्रुप्स डिजिटल वेंचर while speaking at the company's 44th annual general meeting या AGM on Thursday। कह रहा है ये दो चीज़ें ऊपर इसने लिखी है ना, कह रहा है दीज आर 2 गोल्स, यही 2 वो खास ऑब्जेक्टिव्स हैं, लक्ष्य हैं। कह रहा है वो लक्ष्य है जिनको रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आउटलाइन किया। आउटलाइन का मतलब होता है रूपरेखा बनाना, किसी चीज़ को परिभाषित करना, रूपरेखा बनाना, किसी चीज़ को डिफ़ाइन करना। कह रहे यही वो गोल्स हैं जिनको मुकेश अंबानी साहब ने डिफ़ाइन किया। और किसके लिए? इस ग्रुप के डिजिटल वेंचर के लिए। वेंचर का मतलब होता है नया कदम, जिसमें जोखिम हो और बहुत प्रॉफिट के भी संभावना हो, उसको बोलते हैं हम वेंचर। तो इस ग्रुप के ऑनलाइन वेंचर के लिए जो नया कदम है उसको इन्होंने आउटलाइन किया। अब ये काम किया कब इन्होंने? देखो, वाइल लगा के बता रहा है, इस वक्त किया, स्पीक करते हुए, और कहाँ पे? एक कंपनी की, इस कंपनी की 44वीं एनुअल जनरल मीटिंग में, जिसको हम AGM भी बोलते हैं, और ये काम हुआ थर्सडे को, गुरुवार को।
सेंटेंस पहले समझो आसान भाषा में, फिर सेंटेंस के अंदर घुसेंगे और नई चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। कह रहे यही वो 2 गोल्स हैं जिनको RIL के चेयरमैन ने, जिसका नाम है मुकेश अंबानी, आउटलाइन किया, जिन्होंने अपने ग्रुप के डिजिटल वेंचर के लिए, डिजिटल के पहल के कदम के लिए कुछ नया कर रहे होंगे डिजिटल फील्ड में, है ना। और ये काम इन्होंने किया आउटलाइन करने का जब ये स्पीक कर रहे थे अपनी कंपनी की 44वीं AGM में। थर्सडे को ये काम हुआ, गुरुवार को ये काम हुआ। अब आओ सेंटेंस में समझने वाली चीज़ें। पहले वर्ड्स देखो, आउटलाइन करना। देखो आउटलाइन का मतलब होता है रूपरेखा बनाना हिंदी में। इसको आप परिभाषित करना भी बोल सकते हैं, परिभाषित करना। ये सब मैं अपने हाथ से लिख करके लाता हूँ। अब ये कमेंट्स में मत पूछना सर ये कौन सी डिक्शनरी है, ये मेरे खुद की बनाई हुई डिक्शनरी है। मतलब मैं आपके लिए जो इनके वर्ड्स के नोट्स बना के लाता हूँ। रूपरेखा करने के सिनोनिम और भी हैं, लेआउट करना, स्केच आउट करना, डिफाइन करना और डिस्क्राइब करना। चारों ही वर्ड्स रूपरेखा करने या परिभाषित करने को बताते हैं। दूसरा अपने पास एक अच्छा वर्ड है वेंचर। वेंचर का मतलब होता है एक जोखिम भरा काम, ऐसा काम जिसके अंदर या तो कुछ नया हो या जोखिम भी भरा हो और इसमें कुछ प्रॉफिट भी हो, है ना। नया व्यापार खोलना वो भी एक वेंचर है, कहीं घूमने चले गए वो भी एक वेंचर है, कहीं पानी में घूमने चले गए, पानी में नहाने चले गए वो भी एक वेंचर है, समंदर में। थोड़ा सा एडवेंचर भी हो, थोड़ा सा मज़ा भी हो, थोड़ा सा जोखिम भी हो, थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो, इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं वेंचर। इसका सिनोनिम होता है एंडेवर, एंटरप्राइज या एक्सपेरिमेंट, समझ गए ना। तो इनका डिजिटल वेंचर है। अब कुछ अच्छी चीज़ें देखो इस सेंटेंस में, एडवांस चीज़ें। कभी भी प्राइवेट कंपनीज के नाम के आगे द को ना लगाएं, ठीक है। द रिलायंस इंडस्ट्री नहीं लिखा, रिलायंस इंडस्ट्री लिखा है, द नहीं लगाया है। लेकिन ध्यान रखना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के आगे हमेशा द लगता है। जैसे RBI, वैसे कंपनी नहीं है RBI, एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन द RBI आप लिखेंगे। कोई भी कंपनी हो, गवर्नमेंट की हो, सरकारी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, मौसम विभाग है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, कोई भी हो उसके आगे द को जरूर लगाएं। रूल नंबर 1। दूसरा, कभी भी किसी आदमी का नाम और उसकी डेजिग्नेशन साथ में आ जाए तो डेजिग्नेशन से पहले द को ना लगाएं। अगर यहाँ पे मुकेश अंबानी ना लिखा होता और लिखा होता रिलायंस चेयरमैन, रिलायंस इंडस्ट्री चेयरमैन, तो मैं यहाँ पे द को लगाता रिलायंस इंडस्ट्री से पहले, द रिलायंस इंडस्ट्री RIL चेयरमैन, है ना। चेयरमैन के लिए द आ जाता रिलायंस से पहले। लेकिन इस केस में इसलिए नहीं आया हुआ मेरे भाई, क्योंकि चेयरमैन जो है उसका नाम भी लिखा हुआ है। ऐसे कंडीशन के अंदर द को हमेशा हम ओमिट करते हैं। ये छोटे छोटे रूल्स हैं। अब तीसरा रूल देखो, ये जो ऑन है ना, ऑन, इसकी छोटा सा इसका जो है ग्रामर रूल है। कभी भी डे और डेट मिले, कभी भी दिन और वार मिले, हमेशा ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करें। और कभी भी वीक, मंथ या ईयर मिले, हमेशा इन प्रेपोजिशन का यूज़ करें। अब रूल क्या कहता है, शी रीच्ड हियर ऑन थर्सडे, वो यहाँ पे गुरुवार को पहुँची। ऑन लगा हुआ है, सेंटेंस करेक्ट है, नो एरर। यहाँ देखो, शी रीच्ड हियर इन 2020, वो यहाँ पे 2020 में पहुँची। इन लगा हुआ है, ईयर दिया हुआ है, सेंटेंस में नो एरर। लेकिन ध्यान क्या देना है, अगर इन सारे के सारे थर्सडे 2020 कोई डेट है, कोई डे है, कोई मंथ है, कोई वीक है, कोई ईयर है, इससे पहले ये वाले वर्ड्स आ जाएं। कौन से दिस, दैट, प्रीवियस, नेक्स्ट, अपकमिंग, लास्ट। जो थर्सडे के बारे में बताएं कौन सा थर्सडे था, ये वाला थर्सडे, वो वाला थर्सडे, पहला वाला थर्सडे, आने वाला थर्सडे, उस केस में ऑन या इनको हम ओमिट कर देते हैं। मान लो ऐसा बोलूँ ना मैं, शी रीच्ड हियर दिस थर्सडे, दिस लगा दूँ तो यहाँ पे ऑन को निकालना पड़ेगा, समझ गए ना। यहाँ पे मान लो ईयर लिखा हो, मैं लिख दूँ शी रीच्ड हियर इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर है ना, प्रीवियस ईयर, तो उस केस में इनको निकालना पड़ेगा। मैं बोलूँगा शी रीच्ड हियर विदाउट इन, प्रीवियस ईयर। तो ये सारे वर्ड्स को ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले आते हैं, ऑन या इनको ओमिट करवा देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे रूल्स ही आपको क्विज में लगाने हैं, जो क्विज मैंने आपको दिया है। अब अगले सेंटेंस पे आ जाओ। चलिए, कह रहा है वाइल द 2G मुक्त ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव्ड विद द लॉन्च of the most affordable 4G smartphone developed in partnership with Google on September 10. The 5G roadmap would be a combination of Google Cloud and Jio's homegrown technological solutions. अब बता रहे हैं स्मार्टफोन कैसा होगा। कह रहे जहाँ पे ये 2G मुक्त जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा गोल है कि भारत में कोई भी 2G जो है ना चलाता हो। कह रहे जहाँ पे, वाइल का मतलब है जहाँ, कह रहे जहाँ ये जो ऑब्जेक्टिव है अचीव किया जाएगा पैसिव वॉइस में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाएगा इसलिए एक्टिव नहीं लगा सकते, विल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहे जहाँ पे इसको पाया जाएगा और कैसे अचीव किया जाएगा,
के साथ ही लॉन्च के, और लॉन्च है द मोस्ट अफोर्डेबल, सबसे सस्ते 4G स्मार्टफोन की। अब यहाँ पे मोस्ट के आगे द लगा हुआ है, आपको मैंने बताया था सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए द को लगाया हुआ है। तो कह रहा है जहाँ पे ये काम तो हो जाएगा, जियो का स्मार्टफोन आएगा 4G, कोई भी 2G जो है यूज़ नहीं करेगा। कह रहा है उसके बाद हुआ क्या, कह रहा है ये वो स्मार्टफोन है, अब देखो बीच में कॉमा से कॉमा के बीच में एक पार्टिसिपल फ्रेज है, कह रहा है ये वो स्मार्टफोन है जो डेवलप्ड है, जो विकास किया गया, विकसित है पार्टनरशिप में गूगल नाम की कंपनी के साथ। गूगल भी एक कंपनी है, बिना द के आई हुई है, देख लेना, कंपनियों के आगे नाम के आगे कभी द नहीं लगाते। कह रहा है और होगा कब ये काम होगा लॉन्च का सितंबर 10 को, ऑन लगा के बता रहे हैं डेट को, सितंबर 10 को ये काम होगा। तो कह रहा है जहाँ पे ये काम इस तरह से हो जाएगा। अभी हुआ क्या, कह रहा है जो 5G रोड मैप है ना, 5G की रोड का जो नक्शा है, 5G की तरफ जब बढ़ने का जो हमारा काम है, जो सफ़र है, वो होगा वुड बी, और क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन होगा, एक जुगलबंदी होगा, और किस किस की, एक तो गूगल क्लाउड की और दूसरा जियो के होम ग्रोन टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन की। तो एक गूगल क्लाउड नाम की सर्विस होगी, एक जियो अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करके 5G को हमारे घरों तक पहुंचाएगा, हर घर तक। सेंटेंस समझ गए, बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसमें बहुत अच्छी ग्रामर लगी हुई है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर ग्रामर को देखेंगे। एक सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ, यहाँ पे इसने विल बी अचीव्ड यूज़ किया, तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी यहाँ पे कि इसने वुड बी लिखा, विल बी नहीं लिखा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ विल और वुड में क्या फ़र्क है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक बार सेंटेंस रिपीट कर लो। कह रहा है जहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव है अचीव होगा लॉन्च के साथ ही सबसे अफोर्डेबल 4G स्मार्टफोन की, वो स्मार्टफोन जो विकसित है, डेवलप्ड है पार्टनरशिप में गूगल के साथ, और जो वो लॉन्च जो सितंबर 10 को होने वाली है। कह रहे वहीं पे जो 5G का रोड मैप है, आगे का जो रास्ता है 5G की तरफ, वो एक जुगलबंदी होने वाला है, कॉम्बिनेशन होने वाला है दो चीज़ों का। पहला चीज़ है गूगल क्लाउड, दूसरी चीज़ है जियो का होम ग्रोन टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन, जियो के घर में ही बने हुए, भारत में विकसित की हुई टेक्नोलॉजियाँ जो भी इसने अभी तक बनाई हैं। अब आओ इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें देखो, डेज से, वारों से, हमेशा उनसे पहले ऑन को लगाएं, तो लगा हुआ है यहाँ। लेकिन दिस दैट, प्रीवियस, नेक्स्ट, अपकमिंग, पास्ट, ऐसा कुछ होता यहाँ पे, तो इस ऑन को मुझे निकालना पड़ता। जो रूल आपने सीखा उसी को अप्लाई करवा रहा हूँ यहाँ। ये गूगल एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, तो इसके आगे द कभी भी नहीं लगेगा, तो हमने नहीं लगाया। अफोर्डेबल के आगे मोस्ट लगा हुआ है, एक एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बनी हुई है, इसलिए द को लगाना पड़ा। लेकिन अगर पजेसिव यहाँ पे लगा होता, आवर द मोस्ट अफोर्डेबल, आवर, अगर आवर भी लगा होता ना, तो इस द को हमें निकालना पड़ता। अब आपसे सवाल जो था, यहाँ पे विल आया, यहाँ पे वुड आया, इनका क्या चक्कर है, ध्यान से समझना। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बार फोकस आपको देना पड़ेगा। ये 5-6 मॉडल वर्ब्स हैं जो कि फ्यूचर को बताती हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटी को। पहली है विल, दूसरी है वुड, तीसरी है कैन, चौथी है मे, पाँचवीं है माइट, चौथी है कुड। अब ये पाँचों छः में फ़र्क क्या है, देखो अपने दिमाग में बिठा लो, कोई फ़र्क नहीं है, बस इनका एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, ऐसा वाला। ये ऑर्डर क्या कहता है, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाता है विल, उससे कम दिखाता है वुड, उससे कम दिखाता है कैन, उससे कम दिखाता है मे, उससे कम दिखाता है माइट, उससे कम दिखाता है कुड। याद बात नहीं करना, आपसे कोई यूँ नहीं पूछेगा मे का प्रोबेबिलिटी ऑर्डर बताओ, ऐसा कोई पूछेगा नहीं। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर कैन या मे लगा हुआ है तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को कम या ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा जियो का, गूगल का, अभी होने के पूरे आसार नहीं हैं। अगर पूरे आसार होते तो ये विल लगा के बताता, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया होता तो। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं, न्यूज़पेपर कब विल लगाएगा, समझ गए ना। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया होता तो विल लगा देते, नहीं साइन हुआ तो इन्होंने वुड लगा के बता दिया। अब इसमें थोड़ा सा अंदर और घुसो, ग्रामर के रूल्स कैसे बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। कैन जो है ना, कैन, ये कभी भी पॉजिटिव पॉसिबिलिटी को नहीं दिखाता। कैन को कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ ना करें। जैसे इट कैन रेन टुडे, ये सेंटेंस गलत है। आज बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ये सेंटेंस गलत है। बारिश का होना एक अफर्मेटिव पॉसिबिलिटी है, सेंटेंस में नॉट नहीं आ रहा। अगर सेंटेंस में नॉट आ जाए तब कैन को यूज़ करें, या फिर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा हो, सवाल पूछा हो, तब कैन को यूज़ करें। तो याद रखना हमेशा इसको, कैन को पॉजिटिव सेंटेंस में पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ नहीं करना। एबिलिटी के लिए यूज़ करो, पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ नहीं करना। अच्छा, दूसरा मे और माइट का एक और रूल है। मे और माइट के साथ में लाइकली, प्रॉबेबली, सीमिंगली, एक्सपेक्टेडली, है ना, अपरेंटली, जो चीज़ें पॉसिबिलिटी को बताती हैं वो सारे के सारे वर्ड्स यूज़ ना करें। जैसे इट मे लाइकली रेन टुडे, ये सेंटेंस गलत है भाई। मे ने भी पॉसिबिलिटी को बताया, लाइकली भी पॉसिबिलिटी को बताता है। लाइकली, प्रॉबेबली, ये सब वर्ड जो हैं मे और माइट के बाद में यूज़ नहीं करना। तो ये गहरे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इन पे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, याद रखें दोनों रूल्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे रूल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ
ये सारे के सारे मैंने सिस्टमेटिकली कवर करवाए हुए हैं एसएससी बैंक्स के लिए यूट्यूब के ऊपर। फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है पूरी सीरीज़ को, ताकि सब लोग देख पाएँ। कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पेड कोर्सेज़ को। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं चैनल के होम पेज से। ये होम पेज आपके सामने खुला हुआ है। होम पेज पे आपको मिलेगी प्लेलिस्ट कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप एसएससी, बैंक, यूपीएससी, डिफेंस, रेलवेज, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश की फाउंडेशन यहाँ से बिल्ड करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर एवरीबडी। आपको पेड में भी शायद ऐसा कंटेंट ना मिलेगा। शुरू से लास्ट तक चलाना शुरू करो, आज से डेडिकेशन से इस प्लेलिस्ट को पूरा करो। इसी प्लेलिस्ट के नीचे आपको मिलेगी 2 दूसरी प्लेलिस्ट, एक एसएससी की, एक बैंक्स की। ये ऊपर वाली देख लो ना, बैंक की, नीचे वाली एसएससी की। इसमें मैं आपको सिखाता हूँ एग्जाम में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे आपको पेपर को सोल्व करना है। वैसे तो ये दोनों पेड हैं, लेकिन नाम भर की पेड हैं, छोटा सा कंट्रीब्यूशन होता है। आप इन दोनों को चला करके देख सकते हैं एज ए मेंबर। दोनों में 50-60 वीडियोज़ हैं। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पे प्रेस करें और इस वीडियो को प्ले करना, इंट्रो को। यहाँ पे आपको समझाया हुआ है कैसे आपको मेंबरशिप मिलती है। कंटेंट सिर्फ नाम भर का पेड है। 20, 30, 50 रुपये फीस रखता हूँ, ताकि हज़ारों रुपये का जो कंटेंट आप दूसरी ऐप से लेते हो आपको ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं अपने। अब ये बताएगा स्मार्टफोन है कैसा। कह रहे जियो फोन नेक्स्ट इज़ पावर्ड बाय एन एक्सट्रीमली ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहे ये जो जियो नेक्स्ट है ना, इस फ़ोन का नाम है जियो नेक्स्ट, जियो फोन नेक्स्ट। कह रहे ये पावर्ड है। अब किस में पावर्ड है? ये है पैसिव वॉइस में, इज़ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहा है इसको पावर मिल रही है और किसके द्वारा? बाय लगा के बता रहा है, एक बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड वर्जन के द्वारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के। देखिए ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में फेरबदल करना, और इस तरीके से कि वो चीज़ अपने मैक्सिमम पे या ऑप्टिमम पे पहुंच जाए, अपने ऑप्टिमम पे पहुंच जाए, मैक्सिमम पे सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे, उसी को कहते हैं ऑप्टिमाइज़ करना। समझ गए ना? तो ऐसा ही एंड्रॉयड जो है उसमें ऑप्टिमाइज्ड एंड्रॉयड यूज़ करेंगे, छोटे से फ़ोन में भी ठीक से वो काम करे, ऐसा एंड्रॉयड होने वाला है। चलिए आगे करें। While being ultra affordable, JioPhone Next is packed with cutting-edge features like Google Assistant, automatic read aloud of screen text, language translation, smart camera with augmented reality filters and much more। कह रहा है जहाँ पे या while जब होते हुए being और क्या अल्ट्रा अफोर्डेबल, ये एक पूरा पार्टिसिपल फ्रेज है, इसको मैं भी डिटेल में करवाऊंगा। कह रहा है होने की वजह से या होते हुए बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल, अल्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम। कह रहा है ऐसा होते हुए जो जियोफोन नेक्स्ट है ना, ये पैक्ड है, ये पूरी तरह से भरा हुआ है। और कैसे? कटिंग एज फीचर्स के साथ में। कटिंग एज वो फीचर्स होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जो बहुत एडवांस्ड होती हैं, एडवांस्ड, ठीक है ना। कह रहे बहुत ही एडवांस्ड फीचर के साथ में पैक्ड है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि लाइक है गूगल असिस्टेंट है, इसमें ऑटोमेटिक रीड अलाउड ऑफ स्क्रीन है, ज़ोर ज़ोर से स्क्रीन जो है आपकी रीड करेगी, है ना। कंप्यूटर जो है, फ़ोन जो है, आपके स्क्रीन पे जो भी आ रहा है ऑटोमेटिकली रीड करने लग जाएगा। लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी मिलेगा इसमें, स्मार्ट कैमरा भी मिलेगा इसमें, और उस कैमरा जो होगा वो ऑगमेंटेड रियलिटी फ़िल्टर्स के साथ में होगा। कैमरा में ऐसे फ़िल्टर्स होंगे जो रियलिटी को भी ऑगमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा कलर कर देंगे आपकी स्क्रीन पे, बहुत ज़्यादा जो आपको ग्रेडिंग दे देंगे। समझ गए ना? आप जितने खूबसूरत नहीं दिखते हो उससे ज़्यादा खूबसूरत आपको दिखा देंगे, रियलिटी से ज़्यादा ऑगमेंट करके आपको बताएंगे। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है, ऐसे सारे के सारे फीचर्स। एक बार सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ, सेंटेंस में बहुत कुछ देखने वाला है। कह रहा है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होने की वजह से नया वाला जो फ़ोन है ये पैक्ड होने वाला है कटिंग एज फीचर्स के साथ में। और ये फीचर्स इसने सारे के सारे बता दिए हैं। पहला है गूगल असिस्टेंट, दूसरा स्क्रीन का रीड अलाउड, तीसरा है लैंग्वेज का ट्रांसलेशन, चौथा ऐसा कैमरा जिसमें फ़िल्टर लगे हुए हैं, रियलिटी ऑगमेंट कर देगा, खूबसूरत दिखाएगा आपको, और भी बहुत कुछ है, मच मोर। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें देखो, बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाता हूँ। ये बीइंग यहाँ पे क्या आया और इसका क्या मीनिंग है ना। अगर आपने मेरे साथ थोड़ा भी पढ़ा है पिछले कुछ दिनों में या ग्रामर सीरीज़ देखी है तो इस सेंटेंस को आप जानते होंगे। वाइल या वॉचिंग टीवी आई वॉज हैविंग डिनर। टीवी देखते हुए, वॉच करते हुए टीवी को मैं खाना खा रहा था। हैविंग का मतलब है ईटिंग, हैव वर्ब का मतलब होता है खाना, रखना और खाना दोनों ही बताती है हैव नाम की वर्ब। तो मैं डिनर को हैव कर रहा था, खा रहा था। देखो यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, एक तो टीवी को वॉच करने का, दूसरा काम डिनर को हैव करने का। दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रही हैं एक साथ। जब भी ऐसा केस हो, एक काम को आप मेन वर्ब बना दें और दूसरे काम को क्या बना दें? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ऐसे पार्टिसिपल फ्रेज बना करके आप दो कामों को एक साथ बता सकते हैं, है ना। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। बीइंग अ स्टूडेंट आई नो द वर्थ ऑफ हार्ड वर्क। स्टूडेंट होते हुए मैं जानता हूँ कीमत को मेहनत की, हार्ड वर्क की। अब देखो जैसे आप टीवी देख रहे थे ना यहाँ पे और खाना खा रहे थे, वैसे ही आप स्टूडेंट हो यहाँ पे, स्टूडेंट की जो है आप जो है स्टूडेंट के रोल में हो भी,
और आप जानते हो हार्ड वर्क के वर्थ को। यहाँ भी दो काम एक साथ हो रहे हैं। पहले वाले काम में एक स्टेट बताई जा रही है, अवस्था बताई जा रही है आपके स्टूडेंट होने की हाल में। दूसरे वाले में नो नाम की मेन वर्ब बता रही है आप क्या जानते हो। तो इस तरह से बीइंग नाम का जो पार्टिसिपल फ्रेज होता है ना वो शुरू होता है। इसको भी हम साइमल्टेनियस एक्शन वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो इसको और आगे बढ़ाता हूँ मैं। यहाँ पे इसने जो लिखा है बीइंग अफोर्डेबल जियो इज़ पैक्ड विद एडवांस फीचर्स, ये भी वही बात है। अफोर्डेबल होने की वजह से, अफोर्डेबल होते हुए जियो भरा हुआ है एडवांस्ड या कटिंग एज फीचर्स के साथ में। समझ गए तो ये बीइंग क्या काम कर रहा है। अब एक कदम और आगे आओ, इस सेंटेंस को देखो। बीइंग अ फ्लॉप मूवी वी कैंसल्ड आवर प्लान टू वॉच इट। एक फ्लॉप मूवी होते हुए हमने कैंसिल कर दिया अपने प्लान को इस मूवी को देखने का। पहले सोचा मूवी देखेंगे, फिर मूवी पे जाने से पहले पता लगा ये मूवी तो फ्लॉप मूवी है, मज़ा ही नहीं आएगा इसमें। तो आपने क्या बोला, चलो आज कुछ और करते हैं, मूवी का प्लान कैंसिल। अब आपको लगेगा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस गलत है। एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे सेंटेंस। गलत कैसे है, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं ही खाना खा रहा था और मैं ही टीवी को वॉच कर रहा था। यहाँ पे मैं ही जानता हूँ वर्थ को और मैं ही एक स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे जियो भरा हुआ है एडवांस फीचर्स के साथ में और जियो अफोर्डेबल भी है। लेकिन यहाँ पे जिसने प्लान कैंसिल किया वो फ्लॉप मूवी नहीं है। फ्लॉप मूवी तो कोई और है, प्लान कैंसिल करने वाले हम हैं। समझ गए। ऐसे केस को हम बोलते हैं डैंगलिंग पार्टिसिपल फ्रेज, जिसमें पार्टिसिपल का जो डूअर है सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट नहीं होता। अब क्या करें ऐसे केस में, यहाँ पे लगा दो इट। अगर मूवी है तो इट, अगर कोई इंसान होता तो ही या शी लगा देते, है ना। जानवर होता तो उसके लिए इट लगा देते। मूवी के लिए इट लगा दो और बोल दो इट बीइंग अ फ्लॉप मूवी वी कैंसल्ड आवर प्लान टू वॉच इट। समझ गए। ऐसे ये बीइंग वाला कॉन्सेप्ट है और इस पर बड़े सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे, मोर वाला। बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है ये भी। याद रखें, मोर के आगे कभी भी आपको डिग्री लगानी हो, मोर के आगे एडवर्ब लगाना हो या एडजेक्टिव लगाना हो, जहाँ भी आपको मोर मिले किसी भी फॉर्म में, हमेशा मच या फार का यूज़ करें और प्रेफर करें मच को। जैसे बिल गेट्स इज़ मोर सक्सेसफुल देन जैक मा। बिल गेट्स जो है ज़्यादा सक्सेसफुल है और किसके मुकाबले, जैक मा के मुकाबले। अब देखो यहाँ पे मोर से पहले अगर आपको लगाना मोर को भी ज़्यादा एम्फोसाइज करना है तो आप यहाँ पे लगाएं मच को। बिल गेट्स इज़ मच मोर सक्सेसफुल देन जैक मा, या आप लगाएं फार को। बिल गेट्स इज़ फार मोर सक्सेसफुल देन जो है जैक मा। मच और फार के अलावा कोई और जो वर्ड को यूज़ ना करें मोर से पहले। वैसे ही अ स्मार्टफोन इज़ मोर देन अ कॉलिंग डिवाइस। जो एक स्मार्टफोन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एक कॉलिंग डिवाइस से। सिर्फ कॉल करने का काम नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे काम स्मार्टफोन कर देता है। अब मैं मोर के आगे और लगाना चाहता हूँ कुछ, तो यहाँ क्या लगाऊंगा, मैनी बनी कुछ नहीं लगाना, आपको लगाना है मच या फार। तो स्मार्टफोन जो है फार मोर है या मच मोर है देन ए कॉलिंग डिवाइस। प्रीफर करेंगे मच को, और फार भी गलत नहीं होगा अगर कहीं पे लगा हो तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। कह रहा दिस इज़ अ टेस्टिमनी टू अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी एंड अ नेशनल टेक्नोलॉजी चैम्पियन वर्किंग जॉइंटली टू मेक अ ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट, अंबानी टोल्ड शेयर होल्डर्स। कह रहा है ये जो पूरी चीज़ है, गूगल के साथ मिलके रिलायंस जो है अपना खुद का स्मार्टफोन बना रहा है, कह रहा है ये अपने आप में एक टेस्टिमनी है। टेस्टिमनी का मतलब होता है एविडेंस, किसी चीज़ का सबूत। कह रहा है ये अपने आप में सबूत है एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी और एक नेशनल टेक्नोलॉजी चैंपियन के वर्क जॉइंटली करने का। ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी होगी गूगल, हमारे देश का टेक्नोलॉजी चैंपियन, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे कंपनी हो गई जो है आपकी जियो। तो इन दोनों के एक साथ काम करने का बहुत अच्छा उदाहरण है टेस्टिमनी है। और क्यों काम कर रहे हैं, ताकि मेक कर पाएँ एक ऐसे प्रोडक्ट को जो है ब्रेक थ्रू। देखो ब्रेक थ्रू क्या होता है भाई, ब्रेक मतलब तोड़ना, थ्रू मतलब पार। ब्रेक थ्रू हर वो चीज़ है जो कि आपको आपकी सीमाओं के पार ले जाए। आपने कोई नई टेक्नोलॉजी को ईजाद कर दिया, डिस्कवर कर दिया, कोई हाईली एडवांस जो है प्रोडक्ट बना दिया, वो प्रोडक्ट अपने आप ही ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट कहलाएगा, क्योंकि उसने पिछले उसके सारे जो प्रोडक्ट्स थे उन सभी की सीमाओं को ब्रेक कर दिया है ना। कुछ नया उसने इस प्रोडक्ट ने करके दिखाया, ब्रेक थ्रू। अब इस सेंटेंस में देखने वाला वर्ड आया टेस्टिमनी। टेस्टिमनी के बाद हमेशा टू लगाएं जिस भी चीज़ की आप टेस्टिमनी दे रहे हैं। टेस्टिमनी का मतलब होता है गवाही। अगर कोई गवाह कोर्ट में जा रहा है ना तो वो भी अपनी टेस्टिमनी देने जा रहा है, एविडेंस देने जा रहा है ना। टेस्टिमनी का मतलब एविडेंस या गवाही। तो टेस्टिमनी टू या एविडेंस ऑफ एक ही बात है, लेकिन इनको मिक्स मत कर देना। एविडेंस टू और टेस्टिमनी ऑफ मत लगाए ना। जैसे सेंटेंस देखो, योर सक्सेस इज़ टेस्टिमनी टू योर हार्ड वर्क। तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे हार्ड वर्क की गवाही देती है। या योर सक्सेस इज़ एविडेंस ऑफ योर हार्ड वर्क। तुम्हारी जो सक्सेस भी तुम्हारी जो है हार्ड वर्क की एविडेंस देती है। बात एक ही है, जो लगाना लगा दो, पर यहाँ पे टू फिक्स है, यहाँ पे ऑफ फिक्स है। इसी तरीके से चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, है ना। कह रहा है दो अंबानी डिड नॉट रिवील द प्राइस ऑफ द अफोर्डेबल स्मार्टफोन, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी विद इन द 5000 ब्रैकेट। कह रहे दो मतलब हालांकि अंबानी साहब ने नहीं रिवील किया, अंबानी साहब ने नहीं खुलासा किया। रिवील करने का मतलब ये होता है किसी चीज़ का खुलासा करना, तो उन्होंने खुलासा उलासा तो किया नहीं। और किस चीज़ का भाई, प्राइस का, दाम का, इस सस्ते से अफोर्डेबल स्मार्टफोन के। कह रहे फिर भी ये एक्सपेक्टेड है, ये आशा है। क्या आशा है भाई, कि ये होने वाला है, इसके एक्सपेक्टेड है होने की, टू बी की, और किस में, 5000 रुपये की ब्रैकेट में, 5000 रुपये की रेंज में। ब्रैकेट मतलब रेंज, तो 5000 रुपये मान लो 4500 से लेकर के 5500, इसी ब्रैकेट के अंदर ये फ़ोन होने वाला है। तो प्राइस नहीं बताया, रिवील नहीं किया, लेकिन हमें पता है ये 5000 के आसपास होगा। समझ गए। दो के बाद में कभी कभी आप येट देखेंगे, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में नहीं आ रहा है, दो और बाद में कोमा लगा के सेंटेंस को लिखा जाए, है ना। येट को आप जनरली प्रीफर ना करें, दो येट पुराना वाला कॉन्सेप्ट था, अभी बंद हो गया है। बढ़े आगे, लास्ट सेंटेंस है, कह रहा है ही said he was hopeful that with the launch of the phone, the 300 million subscribers who are still on 2G feature phones would migrate to 4G services। कह रहा है उन्होंने ये भी बोला, अंबानी जी ने क्या बोला भाई, कि वो होपफुल हैं, उनको पूरी आशा है, दैट वो इस चीज़ की कि लॉन्च के साथ ही, इस द फ़ोन के, इस खास फ़ोन के डेब्यू के साथ ही, जो 300 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो है ना, जो 30 करोड़ लोग जो हैं हिंदुस्तानी, जो आज भी हैं 2G स्मार्टफोन्स पे, जो आज भी 2G वाला फीचर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन नहीं फीचर फ़ोन। कह रहा है ये सब के सब 300 लोग जो हैं माइग्रेट टू कर देंगे, ये सब के सब लोग जो हैं पलायन कर लेंगे 4G सर्विसेज की तरफ, नया वाला 5000 का फ़ोन ले आएंगे। समझ गए। तो बस यही इनका कहना है, इनको पूरी आशा है, ही वॉज होपफुल। तो इस तरीके से मेरे भाई आपको फ्रंट पेज को कवर करना है। अब एक काम करते हैं, साइड की दो छोटी छोटी न्यूज़ है, 5 मिनट लगेंगे, इनको भी कवर करवा देता हूँ। छोटी सी न्यूज़ होती हैं लेकिन बहुत काम की होती है ना, इनमें भी आपको कई कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। कह रहा है शेयर बायबैक, एसआईटी स्टेज सेबी पेनल्टीज ऑन केन एंड अदर्स। कह रहे शेयर बायबैक का जो केस है, बायबैक का मतलब फिर से खरीद लेना, पहले बेचना और फिर खरीद लेना। कह रहा है ये कोई स्कैंडल होगा शेयर बायबैक। इसमें जो एसएटी है ना, जो सिक्योरिटीज़ अपेलेट ट्रिब्यूनल है, भारत सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा है इसने स्टे कर दिया है, इसने रोक लगा दी है सेबी की पेनल्टीज़ पे। सेबी ने जो पेनल्टियाँ लगाई थी, और किस पे, एक तो केन नाम की कंपनी पे और दूसरी भी कई कंपनीज़ पे, है ना। इसको केन बोलते हैं, इसमें आर साइलेंट होता है, बाहर की कंपनी है केन इंडिया। चलो अब इस सेंटेंस को अपने देख लेते हैं डिटेल में, इस न्यूज़ को। कह रहा है, रुक जाओ पेन ले लूँ हाथ में। कह रहा है द सिक्योरिटीज एपेलेंट ट्रिब्यूनल या एसएटी हैज़ स्टेड द पेनल्टीज इम्पोज्ड बाय मार्केट रेगुलेटर सेबी ऑन केन इंडिया एंड अदर्स फॉर मेकिंग अ मिसलीडिंग अनाउंसमेंट रिगार्डिंग बायबैक ऑफ शेयर्स इन 2014 रिपोर्ट्स पीटीआई। कह रहा है सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल एसएटी, इसने स्टे कर दिया है, इसने रोक लगा दी है। और किस पे लगाई है भाई, उन पेनल्टीज़ पे, वो पेनल्टियाँ जिनको इम्पोज किया गया था, लगाया गया था। पेनल्टी के लिए एडजेक्टिव है इम्पोज्ड, है ना। और किसके द्वारा लगाया गया था, मार्केट रेगुलेटर सेबी के द्वारा, मार्केट को रेगुलेट करने वाली कंपनी सेबी के द्वारा। और किस पे लगाया गया था, केन इंडिया नाम की एक कंपनी पे और दूसरी कई कंपनियों पे भी, अदर्स पे। और लगाया था, फोर लगा के बता रहा है, मेक करने के लिए मिसलीडिंग अनाउंसमेंट को, गलत अनाउंसमेंट को, जो थी रिगार्डिंग बारे में बाय बैक ऑफ शेयर्स के। और कब, 2014 के अंदर रिपोर्ट्स करने वाले हैं पीटीआई नाम की जो है कंपनी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई। समझ गए ना। तो ये सिक्योरिटी एपेलेंट जो ट्रिब्यूनल ने बोला कि सेबी की पेनल्टी को अब अभी रोक रहे हैं, अभी केस की सुनवाई होगी, उसके बाद देखेंगे पेनल्टी लगानी है या पेनल्टी को माफ़ करना है। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल सरकारी एजेंसी है, इसलिए द को लगाया गया, ठीक है। हैज़ सेड इसकी वर्ब है। अच्छा, केन इंडिया एक प्राइवेट कंपनी है, इसके आगे इसलिए हमने जो है द को नहीं लगाया। अब आप पूछोगे सर सेबी तो सरकारी कंपनी है, फिर द क्यों नहीं लगाया। इसकी डेजिग्नेशन और नेम का कॉम्बो बन गया, मार्केट रेगुलेटर सेबी। समझ गए ना। अब द लगा करके इसको अलग से तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। तो वही याद रखना, जैसे चेयरमैन प्लस में अंबानी एक साथ आ गए तो चेयरमैन के आगे का द निकाल दिया, सेबी प्लस मार्केट रेगुलेटर आ गया, एक साथ आ गए, इसलिए हमने सेबी की डेजिग्नेशन आते ही सेबी का द भी निकाल दिया। 2014 जो है, 2014 एक ईयर है, इसलिए इससे पहले इन लगाना है। डे होता है या कोई दिन होता, वार होता, तो हम ऑन लगाते। आगे क्या कह रहा है, इसको एक फ्रेम में ले आए। हाँ, कह रहा है वाइल staying the penalties, the tribunal also directed Kane India, which was merged with Vedanta Limited in 2017,
एंड अदर्स इन्वॉल्व इन द केस टू डिपॉजिट 2.5 करोड़ रुपीज़ विद सेबी विद इन 3 वीक्स। कह रहे स्टे करते हुए इस पेनल्टीज़ को, रोक लगाते हुए सारी की सारी जो है दंडों पे, पेनल्टीज़ पे। जो ट्राइब्यूनल है SAT जिसका नाम है द ट्राइब्यूनल, इसने डायरेक्ट कर दिया साथ ही साथ ऑल्सो, और किसको, केन इंडिया को। ये वो केन इंडिया है जो कि मर्ज की गई थी पैसिव वॉइस में, जिसको मिलाया गया था, मिक्स किया गया था। मर्ज करना मतलब जॉइंट करना, दो चीज़ों को एक साथ में मिला देना। और किसके साथ मर्ज की गई थी, वेदांता लिमिटेड के साथ में 2017 नाम के साल में। कह रहा और कई दूसरी कंपनियों को भी, जो सारी की सारी इन्वॉल्व हैं, अदर्स इन्वॉल्व एक एडजेक्टिव है इस केस के अंदर, इस खास केस में, द केस में। अब देखो डायरेक्ट क्या किया है, डायरेक्ट किया है डिपॉजिट करें, टू डिपॉजिट 2.5 करोड़ रुपए सेबी के साथ में, और कब, 3 वीक्स के अंदर। अब यहाँ पे विद द सेबी आना चाहिए था, टेक्निकली विद द सेबी बिल्कुल ठीक होता। समझ गए? तो इस तरह से आपका सेंटेंस बना हुआ है। इन्वॉल्व एक एडजेक्टिव है, कोई वर्ब नहीं है, याद रखना। अदर्स के लिए आया है, वो वाले अदर्स जो इन्वॉल्व हैं, जो सारे के सारे लोग शामिल हैं। चलिए एक और न्यूज़ है लास्ट, ये एक छोटी सी न्यूज़ और कवर कर लेते हैं। छोटी छोटी न्यूज़ कवर कर लिया करो, 15-20 मिनट में 4-5 हो जाती है ना। कह रहा है RBI गाइडलाइंस फॉर NBFC's डिविडेंड डिक्लेरेशन। तो RBI ने गाइडलाइंस दी हैं, और किसके लिए दी हैं, NBFC के डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए। NBFC वो बैंक्स हैं जिनको बैंक का अभी तक लाइसेंस नहीं मिला, लेकिन काम वही करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को बोलते हैं NBFC। तो इसके डिविडेंड के डिक्लेरेशन से रिलेटेड कोई गाइडलाइन RBI ने दी है। अब उस गाइडलाइन को देखना पड़ेगा अपने को डिटेल में। कह रहा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन थर्सडे इश्यूड गाइडलाइंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या NBFCs इन ऑर्डर टू इन्फ्यूज ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड, अब इतना ही पढ़ लेते हैं, फिर एंड के बाद का देखेंगे। कह रहे जो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, देखो सरकारी कंपनी है ना, द रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, इसके आगे द लगाया हुआ है। कह रहा है जो द रिजर्व बैंक है, इसने ऑन थर्सडे, गुरुवार को कुछ काम किया। और क्या काम किया भाई, इश्यू कर दिया इसने गाइडलाइंस को, नई जो है दिशा निर्देशों को, डायरेक्शंस को। और ये डायरेक्शंस हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे, बांटने पे। और बांटना किसको है, डिविडेंड्स को। डिविडेंड होता है मुनाफा, साल के लास्ट में जो सारा खर्चा वर्चा निकाल के जो बच जाता है ना, उसको कहते हैं मुनाफा। और ये डिविडेंड्स हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का, या जिनको बोलते हैं NBFC। अच्छा ये क्यों किया, सेंटेंस पूरा ले लेते हैं आगे। कह रहा है ये काम जो इसने किया ना, नई गाइडलाइंस को इशू करने का, ये किया इन ऑर्डर टू, इस चीज़ को करने के लिए, इस मकसद से। मकसद था इन्फ्यूज़ करने का, भर देने का। इन्फ्यूज़ करना मतलब फिल करना। और क्या, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी को, और भी ज़्यादा पारदर्शिता को, और यूनिफॉर्मिटी को। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता, सबका फॉर्म यूनो हो, सब एक ही तरीके से काम करे, सबको देखने में एक ही तराजू में सबको तोला जाए। तो इस काम को, इस प्रैक्टिस के अंदर जो है इन्फ्यूज़ करने के लिए, भरने के लिए RBI ने ऐसी गाइडलाइंस इशू की। सेंटेंस पे देखने वाला वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही कूल वर्ड है। कूल इसलिए है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन की एक जो है ना फ्रेजल वर्ब होती है, फ्रेजल वर्ब है इन तीनों में से एक। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, एलोकेट करना किसी चीज़ को। डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूट से रिलेटेड एक फ्रेजल वर्ब है हमारे पास, डील आउट। डील इन का मतलब होता है सेल या बाय करना, व्यापार करना। आप खरीद फरोख्त करते हो, उसको बोलते हैं डील इन। डील विद का मतलब होता है किसी चीज़ से निपटना, किसी चीज़ को टैकल करना। और डील आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पे डील आउट भी लिखा हुआ हो सकता था इसी सेंटेंस के अंदर, अगर ये लिखना चाहता डिस्ट्रीब्यूट की जगह पे, है ना। ऑन डीलिंग आउट ऑफ डिविडेंड्स बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आगे कर रहा है द गाइडलाइंस, एक सेकेंड रुक जाओ। द गाइडलाइंस शैल बी इफेक्टिव फॉर declaration of dividend from the profits of the financial year ending March 31st 2022 onwards। कह रहे हैं जो गाइडलाइंस हैं ये इफेक्टिव होंगी, यहाँ पे शेल लगा, ध्यान रखना विल की जगह पे, क्यों लगा बता देता हूँ। ये गाइडलाइंस असरदार में होंगी, असर में आएंगी डिक्लेरेशन के लिए डिविडेंड के, और कब से, इस प्रॉफिट से, जो प्रॉफिट होगा फाइनेंशियल ईयर जो ख़त्म होने वाला है 22 में, मतलब 2021-22 के जो प्रॉफिट को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे वहाँ पे गाइडलाइन लगेंगी। और एंड ऑनवर्ड्स, और उसके बाद के भी। तो 23-24 में हमें नया ऑर्डर नहीं निकालना है, जब 22 का जो ईयर है, इसके बाद में कोई भी ईयर आएगा उसमें ये अपने आप अप्लाई हो जाएगा उसके प्रॉफिट के ऊपर। समझ गए। शेल इसलिए लगा है, याद रखना, कभी भी गवर्नमेंट के, सरकार के कोई भी ऑर्डर्स होते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज होती है, उसमें विल का यूज़ नहीं करते। जैसे कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो उसमें लिखा होगा द कॉन्ट्रैक्टर शेल विल नहीं, शेल पे पेनल्टीज। अगर वो ऐसा करेगा तो कॉन्ट्रैक्टर शेल पे पेनल्टीज, तो विल नहीं लगाएंगे यहाँ पे। विल लगाना क्या होता है,
आप कभी भी सरकारी भाषा में या बहुत ज़्यादा जो फॉर्मल होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, या कोई बाइबल वाइबल कोई किताब उठा लोगे अंग्रेजी में लिखी हुई, वहाँ पे शेल को यूज़ करेंगे, विल को यूज़ नहीं करेंगे। अब इसके पीछे पूरा एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप मॉडल वर्ब वाला चैप्टर देख लो, ग्रामर सीरीज़ का पार्ट नंबर 26 या 27, वहाँ मैंने समझाया हुआ लॉजिक इसका। आज की वीडियो में ज़्यादा नहीं डालेंगे, वहीं पे जाके देख लेना, बेसिक को जाके शुरू कर लो। फाइनली ये आपका क्विज़ है। जो भी आज आपने सीखा इन 5 क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, 4 क्वेश्चंस को आपको खुद से करना है। कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में आंसर्स डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच कर लेना। ये 5th क्वेश्चन है, ये तो ऊपर तो क्लोजेस्ट हो गया है ना, बहुत ईजी है। डील विद, डील आउट, डील इन, वुड कहाँ लगेगा, मे कहाँ लगेगा, प्रोबेबली के साथ में। IMD सरकारी संस्था है तो क्या लेगी अपने बाद। बीइंग पार्टिसिपल फ्रेज से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो कैसे डैंगल करवाना है, अगर डैंगल नहीं करवाना है तो उससे पहले क्या लगाया जाए। जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं वही यहाँ पे लगेंगे। 5वां मैं करवा रहा हूँ, फटाफट देख लो। एरर्स को आइडेंटिफाई करना है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। Get a detection of large amounts of harmful chemicals in most packaged food products on the shelf is testimony of there being many more harmful to our health। कह रहा है जो डिटेक्शन है, जो पाए जाने का काम है बड़ी अमाउंट में, बड़ी मात्रा में खराब केमिकल्स का, ज़्यादातर मोस्ट पैकेज फूड प्रोडक्ट्स में। और कहाँ पे, शेल्फ पे। ऑन द शेल्फ का मतलब है बाज़ार में रखे हुए हैं, जो दुकानों पे। तो दुकानों में रखे हुए ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें बड़ी मात्रा में हार्मफुल केमिकल्स का पाया जाने का जो काम है डिटेक्शन है। कह रहा है वो गवाही है उनके होने की, देयर बीइंग, और क्या होने की, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हमारी हेल्थ के लिए। गलती क्या है सेंटेंस में, सामने दिख जाएगी आपको बड़ी बड़ी, और एक नहीं 2 हैं। देखो पहली गलती तो क्या है, बड़ी सिंपल सी है। आप टेस्टिमनी के बाद में लगाते हो टू। एविडेंस लिखा होता तो ऑफ लगा देते, नहीं तो टेस्टिमनी के बाद टू लगाएंगे। दूसरा, मैनी मोर आप कहीं भी नहीं देखोगे, आप देखोगे मच मोर। आप इसकी जगह पे फार मोर भी देख सकते हो। तो टेस्टिमनी टू देयर बीइंग फार मोर हार्मफुल या मच मोर हार्मफुल टू आवर हेल्थ। कॉन्सेप्ट सीखते हो ना, उस वक्त आपको इजी लगते हैं, बाद में क्वेश्चन को देख करके लगता है कैसे अप्लाई करूं। लेकिन जब आप क्वेश्चन में अप्लाई करते हो तो फिर आपको पता लगता है कॉन्सेप्ट तो बड़ा ईजी था। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश उतनी पीस ऑफ केक बन जाएगी आपके लिए। वीडियो को एक लाइक दे करके शेयर दे देना। ऐसी वीडियोस मैं वीक में कोशिश करूँगा एक ज़रूर लेकर के आऊँ फ्रंट पेज रीडिंग पे। हाँ, और फाइनली मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, चाहे SSC हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे UPSC हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए, और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो YET10 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं।